कभी सोचा है कि एक ऐसा शहर हो सकता है जो रेगिस्तान के किनारे बसा हो, लेकिन फिर भी दौलत और व्यापार का एक बड़ा सेंटर बन जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो चलिए, आज हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और मेसोपोटामिया के एक ऐसे ही अनोखे शहर मारी की कहानी जानते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि मारी की लोकेशन इतनी खास क्यों थी। फिर हम वहां के किसानों और चरवाहों की मिलीजुली दुनिया को समझेंगे। उसके बाद हम चलेंगे उसके शानदार महल के अंदर, और हाँ, ये भी पता करेंगे कि मारी इतना अमीर आखिर बना कैसे। और अंत में सबसे दिलचस्प सवाल कि हजारों साल बाद हमें ये सब पता कैसे चला। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारी कहानी शुरू होती है मारी की लोकेशन से। देखिए, ये कोई आम शहर नहीं था। ये एक ऐसी जगह पर बसा था जिसने उसकी पूरी किस्मत ही लिख दी। अगर आप देखें तो मेसोपोटामिया के ज्यादातर बड़े शहर उपजाऊ जमीन पर थे, लेकिन मारी वो अलग था। वो यूफ्रेट्स नदी के किनारे एक ऐसे इलाके में था जहां खेती भी होती थी और साथ ही साथ जानवरों को भी पाला जाता था। मतलब ये एक पेस्टोरल जोन था, और यही चीज, इसकी यही अनोखी लोकेशन मारी को सबसे खास बनाती थी। अब जब लोकेशन इतनी अलग थी तो जाहिर है वहां का समाज भी अलग होगा। मारी में आप कह सकते हैं कि दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ रहती थीं। एक तरफ किसान जो एक जगह टिक कर रहते थे, और दूसरी तरफ चरवाहे जो हमेशा घूमते फिरते रहते थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि ये दो समूह जिनकी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था, वो आखिर एक साथ रहते कैसे थे? एक तरफ वो किसान जिनकी पूरी दुनिया उनके खेत थे, और दूसरी तरफ वो चरवाहे जिनका कोई एक ठिकाना नहीं था। सोचिए जरा, इनका रिश्ता कैसा रहा होगा? उनका रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। मतलब सहयोग भी था और टकराव भी। देखिए, एक तरफ तो जरूरत थी। चरवाहे किसानों को जानवर, पनीर, चमड़ा देते थे और बदले में उनसे अनाज और औजार ले लेते थे। यहाँ तक कि उनके जानवरों का गोबर खेतों के लिए बेहतरीन खाद का काम करता था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। झगड़े भी होते थे। कभी चरवाहों के झुंड किसानों की फसलें खराब कर देते, तो कभी वो खुद ही गांवों पर हमला करके लूटपाट करते थे। समझ रहे हैं? ये कुछ आज के शहरों और गांवों के रिश्ते जैसा है। एक दूसरे के बिना काम भी नहीं चलता और कभी कभी तनाव भी रहता है। देखिए, मेसोपोटामिया की जमीन इतनी उपजाऊ थी ना कि वो आसपास के रेगिस्तानी इलाकों के खानाबदोश लोगों के लिए एक चुंबक की तरह थी। तो समय समय पर पश्चिमी रेगिस्तान से कई नोमैडिक ग्रुप्स यहाँ आते रहे, जैसे कि अकेडियंस, एमोराइड्स, असीरियंस और अरेमियंस। ये लोग कभी चरवाहे बनकर आते, कभी मजदूर, तो कभी सैनिक, और धीरे धीरे यहीं की संस्कृति में घुल मिल जाते थे। और पता है, मारी के जो राजा थे वो भी ऐसे ही एक समूह से थे, एमोराइट्स। और ये जो नक्काशीदार शंख आप देख रहे हैं ना, ये इस कल्चरल मिक्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस पर बने योद्धा की पोशाक देखिए, ये वहां की लोकल मेसोपोटामिया स्टाइल से बिल्कुल अलग है। ये दिखाता है कि वो अपनी एमोराइट जड़ों को भूले नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया? वहां के कल्चर को भी अपनाया, वहां के देवताओं के मंदिर बनवाए, लेकिन अपनी अलग पहचान भी बनाए रखी। इस संस्कृतियों का एक बहुत ही खूबसूरत संगम था। चलिए, अब चलते हैं मारी के दिल में, उसके विशाल और शानदार महल में। ये देखिए, ये राजा जिम्रिलिन के महल का नक्शा है। जरा इसका फैलाव और इसकी बनावट को देखिए। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये मारी की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक थी, उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना। और इसका साइज कितना बड़ा था, इसका अंदाजा सिर्फ एक नंबर से लग जाएगा। सोचिए, कितने कमरे होंगे? 260 रूम्स एक अकेले महल के अंदर। इनक्रेडिबल है ना? और ये महल सिर्फ राजा का घर नहीं था, ये तो एक पूरा मल्टी फंक्शनल हब था। राजा का परिवार यहाँ रहता था, पूरे राज्य का प्रशासन यहीं से चलता था, कीमती धातुओं के गहने यहीं बनते थे, और तो और बाहर से आने वाले जरूरी मेहमानों की मेजबानी भी यहीं होती थी। बेसिकली सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता था। इस महल की शान और शौकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर दिन राजा की मेज पर भारी मात्रा में खाना पेश किया जाता था। आटा, रोटी, मांस, मछली, फल, बियर और शराब, सब कुछ। इमेजिन कीजिए, राजा अपने दरबारियों के साथ बड़े बड़े आंगनों में बैठकर दावत करते होंगे। तो अब सवाल ये है कि इतना सब कुछ, इतनी शान और शौकत आखिर आई कहां से? इतना पैसा कहां से आया? जवाब छिपा है मारी के व्यापार में। फिर से लोकेशन की बात करते हैं।
मारी की दौलत का राज भी उसकी लोकेशन ही थी। ये यूफ्रेट्स नदी पर एक ऐसी प्राइम लोकेशन पर था जो दक्षिण को तुर्की, सीरिया और लेबनान जैसी खनिज संपन्न जगहों से जोड़ता था। आप इसे उस वक्त का एक ट्रेड सुपर हाईवे समझ सकते हैं। और मारी था उस हाईवे का सबसे जरूरी टोल बूथ। और वहां व्यापार का एक प्रॉपर सिस्टम था। बहुत सिंपल। देखिए, पहले सामान से भरी नाव मारी पहुंचती, फिर वहां के अधिकारी नाव पर आकर सारा सामान चेक करते। उसके बाद जितना भी सामान होता उसकी कीमत का 10% टैक्स लगता और टैक्स देने के बाद ही नाव आगे जा सकती थी। सिंपल, बिल्कुल आज की कस्टम्स ड्यूटी या टोल टैक्स जैसा ही कॉन्सेप्ट था। तो व्यापार होता किस चीज का था? बहुत कीमती चीजों का, जैसे लकड़ी, तांबा, टिन, शराब, तेल। इन सब में तांबा और टिन सबसे जरूरी थे। क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों को मिलाकर बनता था ब्रॉन्ज यानी कांसा। और उस जमाने में ब्रॉन्ज से ही सबसे मजबूत औजार और हथियार बनते थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये कितना कीमती था। ये तांबा एलाशिया से आता था, जो आज का साइप्रस द्वीप है, जो उस वक्त अपने तांबे के लिए बहुत मशहूर था। तो सबसे जरूरी बात यहाँ क्या है? ये कि मारी की असली ताकत उसकी सेना नहीं थी, बल्कि उसका व्यापार और उसकी रणनीतिक लोकेशन थी। ये एक ऐसा साम्राज्य था जो सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि व्यापारिक समृद्धि से चलता था। और उस दौर के लिए ये एक बहुत ही असाधारण, बहुत ही अनोखी बात थी। लेकिन अब शायद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, इतना सब कुछ, इतने 1000 साल पुराने शहर के बारे में हमें इतनी बारीक जानकारी मिली कैसे? तो चलिए अब ये देखते हैं कि पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट इतिहास के इन राजों से पर्दा कैसे उठाते हैं। इसे समझने के लिए हम एक केस स्टडी लेते हैं। एक छोटा सा प्राचीन कस्बा था अबू सलाबिक। यहाँ जो आधुनिक तकनीकें इस्तेमाल हुई ना, उससे हमें ये अंदाजा मिलता है कि मारी जैसे बड़े शहरों की खुदाई कैसे की गई होगी। देखिए, आज की पुरातत्व विद्या एक बहुत ही सावधानी वाला काम है। वो पहले सतह को बहुत धीरे से खुरचते हैं ताकि दीवारों की रूपरेखा मिल सके। फिर टनों मिट्टी को छानते हैं ताकि पौधों और जानवरों के छोटे से छोटे टुकड़े भी मिल जाएं। यहाँ तक कि माइक्रोस्कोप से फर्श को स्टडी करके ये तक पता लगा लेते हैं कि कमरे के ऊपर छत थी या नहीं। कितनी डिटेलिंग है सोचिए। और इस मेहनत का नतीजा बहुत ही मजेदार जानकारियां मिलती हैं। जैसे अबू सलाबिक में सड़कों पर जली हुई मछली की हड्डियां मिली हैं। जले हुए गोबर के उपलों से पता चला कि रसोई कहाँ थी। गलियों में सुअर के दांत मिलने का मतलब है कि वो शहर में आजादी से घूमते थे। और सबसे अजीब, एक कब्र में सुअर की हड्डियां मिली। सोचिए, शायद अगले जन्म में खाने के लिए। ये छोटी छोटी चीजें हमें उस दौर की जिंदगी के बारे में कितना कुछ बता देती हैं। तो मारी की कहानी सिर्फ एक पुराने शहर की कहानी नहीं है। ये कहानी है व्यापार की, सहयोग की और संस्कृतियों के मेल की। और ये हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जरा सोचिए, हमारे अपने शहर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये सब व्यापार और अलग अलग संस्कृतियों के मिलने से ही तो बने हैं, है ना? इतिहास ऐसी ही लाखों दिलचस्प कहानियों से भरा पड़ा है। अगर आप भी इन कहानियों में खो जाना चाहते हैं और ऐसे ही रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो पीके ट्यूटोरियल के साथ अपनी सीखने की यात्रा को जारी रखिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।